नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, कुल 5 जानकारियां हैं। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि पेंशनर का पेंशन फिक्स करते टाइम कम बेसिक पे लेकर फिक्स किया जाता है, जिस वजह से पेंशनर को घाटा होता है। ऐसे ही एक केस में माननीय कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला आया है, जिसमें न सिर्फ माननीय कोर्ट ने 1,76,750 रुपए का भुगतान करने का आदेश सरकार को सुनाया, बल्कि उसके ऊपर 8% के हिसाब से ब्याज भी लगा दिया। आगे कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ओआरओपी के ऊपर हाल फिलहाल में एक सर्कुलर जारी हुआ, अभी 10 दिन पहले। लेकिन उस सर्कुलर में भी विसंगति है। कैसी विसंगति है, किस तरीके से पेंशनर को घाटा हुआ है उस सर्कुलर से भी, इसके बारे में भी आगे समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ क्या डिसेबिलिटी पेंशन फैमिली पेंशनर को भी लागू है, इसके बारे में भी जानेंगे। रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही नोशनल इंक्रीमेंट किन किन को लागू है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही एक लेटर भेजा गया है आर्मी हेडक्वार्टर के MP8 को, जिसमें पेंशनर्स या जो विडोज होते हैं उनका नाम में, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करने को लेकर के जो एक लेंथी प्रोसेस है, उसको सही करने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेडिकल पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी एलिमेंट लेने के लिए रीमेडिकल कराना जरूरी होता है। क्या फैमिली पेंशनर को भी डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है? दोस्तों, कुछ ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं जिनका डिसेबिलिटी एलिमेंट जो मिलता है वो मिलते मिलते अचानक से बंद हो गया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उनको रीमेडिकल कराना होता है, जिसको रीसर्वे मेडिकल बोर्ड कहते हैं। उसके लिए उनको इंटीमेशन भी आता है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स रीमेडिकल नहीं कराते, जिस वजह से उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या उस डिसेबिलिटी एलिमेंट को दोबारा से पा सकते हैं, और क्या फैमिली पेंशनर को डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल सकता है? चलिए सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख लेते हैं। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है और डिसेबिलिटी एलिमेंट से जुड़ा हुआ ये लेटर है। ये देखिए, फैमिली पेंशनर ने जब डिसेबिलिटी एलिमेंट की मांग की तो पेंशनर को ये जवाब रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण जवाब है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलते मिलते रुक जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन इस लेटर के जरिए सामने आया है दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं पेंशनर को यह कहा गया है, जो कि ओरिजिनल पेंशनर थे नायक प्रीतम, उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था, लेकिन 2 साल के लिए दिया गया था। यहाँ देखिए, अक्टूबर 1988 से लेकर के सितंबर 1990 तक के लिए उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उनको रीसर्वे मेडिकल बोर्ड यानी कि RSMB के लिए बुलाया गया था, जिसमें पेंशनर प्रेजेंट नहीं हुए। उसके बाद उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों पहले जब डिसेबिलिटी एलिमेंट 2-2 साल के लिए दिया जाता था, तो 2 साल के बाद RSMB होता था और वहां डिसाइड किया जाता था कि उस डिसेबिलिटी को कंटिन्यू किया जाए, बंद किया जाए या परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए उनको जब बुलाया गया तो RSMB के लिए वो प्रेजेंट नहीं रहे, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट को बंद कर दिया गया। अभी लगभग 35 साल बाद, देखिए 1990 के बाद 35 साल बाद जब उनका मृत्यु भी हो चुका है, उसके बाद फैमिली पेंशनर ने जब इस डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर के ये क्लेम किया, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा कि RSMB नहीं हुआ। अब ऐसे कंडीशन में RSMB अगर आज के डेट में पेंशनर जीवित भी होते तो खुदा ना खास्ता कोर्ट केस करके कैसे भी करके RSMB कराने के लिए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आज के डेट में तो पेंशनर जीवित है ही नहीं। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट का जो मुद्दा है, ये अब पेंशनर को मिलना मुश्किल है, क्योंकि अब RSMB करने के लिए पेंशनर जीवित नहीं है दोस्तों। अब इन पेंशनर को तो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। और साथ ही साथ फैमिली पेंशनर को दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है वो शरीर की कमजोरी की वजह से, आपके शरीर में हुए नुकसान की वजह से आपको एक कंपेंसेशन, एक मुआवजा दिया गया है। तो पेंशनर के डेथ होने के बाद जब वो शरीर ही नहीं रह जाता, तो उसका जो कंपेंसेशन है वो भी बंद हो जाता है। इसलिए पेंशनर का डेथ होने के बाद जब फैमिली पेंशन शुरू किया जाता है दोस्तों, तो उसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं रहता, केवल सर्विस एलिमेंट को लेकर के फैमिली पेंशन शुरू किया जाता है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। OROP के नए सर्कुलर 679 में भी एक बड़ी विसंगति आई सामने। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में निकला 679 सर्कुलर।
चलिए पूरे डॉक्यूमेंट दिखा करके समझाता हूं कि क्या है माजरा। दोस्तों आप सबको पता है 679 सर्कुलर जो आप देख पा रहे हैं 4 दिसंबर 2024 का, जो कि ओआरओपी के एक बड़ी विसंगति को सही करते हुए निकाला गया था। यहाँ पर देखिए, और इस सर्कुलर में ये देखिए जो नया टेबल जारी किया गया था जिसमें नेवी के और डीएससी के और आर्मी के कुछ रैंक के लेंथ ऑफ सर्विस को सही किया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रैंक है, जैसे आर्मी की अगर बात करें तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक का 21 साल से 33 साल तक लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ा दिया गया था, जो कि केवल 30 साल तक ही था पहले। तो आगे नेवी का भी ये देखिए उसी हिसाब से, और डीएससी का भी बढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर एयरफोर्स को छोड़ दिया गया, जी हाँ, और आर्मी के भी बाकी कुछ और रैंक्स को छोड़ दिया गया। जबकि जो लेंथ ऑफ सर्विस ओआरओपी में लिमिट कर दिया गया, लिमिटेशन कर दिया गया, उसकी वजह से नुकसान होने वाले और भी पेंशनर हैं जो सामने आए हैं। आगे मैं आपको एक ऐसे ही पेंशनर का पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से उन पेंशनर को भी लेंथ ऑफ सर्विस का ये जो इश्यू है, अपेंडिक्स एक्स जो सर्कुलर 555 का ये जो अपेंडिक्स एक्स है, उससे उनको भी किस तरीके से नुकसान हो रहा था। लेकिन उनके पेंशन में इस सर्कुलर के तहत कोई बढ़ोतरी नहीं दी गई, जो कि इस सर्कुलर का 679 सर्कुलर का एक बड़ी विसंगति के रूप में सामने आया दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले तो पीपीओ दिखाता हूं। अब यहां देखिए दोस्तों, ये पीपीओ है, मास्टर वारंट ऑफिसर ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर। यानी कि दोस्तों अगर आर्मी की बात करें तो सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक होता है। ये सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक जो कि एयरफोर्स के हैं, उनका यहाँ पर देखिए ये 1998 फरवरी के रिटायरी हैं और इनका लेंथ ऑफ सर्विस 35 साल 5 महीना 12 दिन, लेकिन इनको पेंशन मिल रहा है 30 साल के हिसाब से। और इस कटौती का कारण है लिमिटेशन, जो 555 सर्कुलर में आपने अपेंडिक्स एक्स देखा, उसी लिमिटेशन की वजह से इनको पेंशन कम मिल रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा ये ओआरओपी 2 का जो है पीपीओ है, और ओआरओपी 2 में उनको 30 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये पेंशन है 24,810 रुपए। अब मैं आपको अपेंडिक्स एक्स दिखा के समझाता हूं कि आखिर मसला क्या है। तो ये है सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1 का सर्कुलर। अब इसी सर्कुलर के तहत जो अपेंडिक्स एक्स दिया गया था, जिस अपेंडिक्स एक्स के तहत लिमिटेशन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस किया गया था, यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस किसी रैंक को कम करके जो है ओआरओपी में दिया गया था, ये वाला है, ये अपेंडिक्स एक्स है। यहाँ देखिए अगर आर्मी की बात करें तो यहाँ पर भी विसंगतियां हैं। देखिए कहां पर कितना लेंथ ऑफ सर्विस लिया जाएगा वो पूरा दिया गया है। लेकिन खास करके अभी मैं आपको ये डीएससी का है, एयरफोर्स का दिखाना चाहूंगा, जिन पेंशनर का मैंने अभी आपको दोस्तों पीपीओ दिखाया। अब देखिए यहाँ से एयरफोर्स का शुरू होता है। अब यहाँ पर देखिए उन पेंशनर का कहां पर घाटा हुआ है। ये देखिए मास्टर वारंट ऑफिसर ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, यानी कि वो फरवरी 1998 के रिटायरी थे, यानी कि उनका लेंथ ऑफ सर्विस इस वाला रो के हिसाब से लिया गया है। यानी कि देखिए ये रहा 1986 से लेके मई 1998 के बीच के रिटायरी, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस मैक्सिमम केवल 30 साल तक ही लिया गया है ओआरओपी में, जिस वजह से उनको ओआरओपी 2 में भी घाटा हुआ। अब उनका ओआरओपी 3 में भी घाटा होगा, क्योंकि आपने 679 सर्कुलर देखा दोस्तों। 679 सर्कुलर में एयरफोर्स का लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ाने को लेकर के कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया। तो आप सबने देखा, अब बाकी जितने भी सर्विसेज के या बाकी रैंक के भी जो लेंथ ऑफ सर्विस में प्रॉब्लम है उसको भी सुधारना चाहिए। लेंथ ऑफ सर्विस का कोई लिमिटेशन वहां नहीं रखना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को कम से कम जो थोड़ा बहुत फायदा मिलना है वो तो मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स की सहूलियत के लिए AIVWA ऑल इंडिया वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन की आर्मी हेडक्वार्टर से पॉजिटिव अप्रोच, जी हां दोस्तों, एक पॉजिटिव अप्रोच किया गया है ऑल इंडिया वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, जिसने एक लेटर जारी किया है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आर्मी हेडक्वार्टर के MP8 सेक्शन को भेजा गया है दोस्तों, जो कि अभी हाल फिलहाल में 13 दिसंबर 2024 को भेजा गया है। MP8 आर्मी हेडक्वार्टर का वो सेक्शन, वो विभाग होता है जिसमें रूलिंग तय किए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। जी हाँ, तो चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कुछ रिक्वेस्ट, कुछ मांग भेजी गई है, जो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है दोस्तों। क्योंकि हमें जब भी डेट ऑफ बर्थ या जो नाम में स्पेलिंग है उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को, जिसके बेस पर रिकॉर्ड ऑफिस उनको चेंज करता है। और उसके लिए पेंशनर का बहुत सारे पैसा खर्चा भी होता है। खास करके अगर आप नेशनल डेलीज यानी कि न्यूज़पेपर में जब इश्तेहार देते हैं तो वहां पर पैसे खर्चे होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया है। साथ ही साथ समय भी ज्यादा लगता है, रिकॉर्ड ऑफिस भी समय लगाता है, डॉक्यूमेंट बनाने में समय लगता है। तो ये सारी चीजों को, इन सारी बातों को यहाँ पर मेंशन करते हुए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। ये देखिए 8 नंबर पैराग्राफ में लिखे गए हैं
कि जो न्यूज़पेपर की जो आवश्यकता है उसको समाप्त किया जाए, न्यूज़पेपर की जरूरत ना पड़े, नाम चेंज या डेट ऑफ बर्थ चेंज। हालांकि डेट ऑफ बर्थ चेंज में न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं होती है। आगे एफिडेविट और जो क्लास 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट और आधार कार्ड पैन कार्ड को ही सफिशिएंट मानते हुए नाम चेंज या डेट ऑफ बर्थ चेंज का कार्रवाई किया जाए। आगे दोस्तों, अलाउ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ प्रूफ फॉर सीनियर सिटीजन इन लिeu ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल सर्टिफिकेट। क्योंकि जो पुराने पेंशनर है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते, जिस वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है अपना डेट ऑफ बर्थ या नाम चेंज कराने में। तो उसके लिए अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किए जाए। आगे बताया गया दोस्तों, एक्सपीडाइट रिजोल्यूशन, यानी कि जो क्लरिकल एरर की वजह से जो डॉक्यूमेंट्स में सिट्रोल वगैरह में गलतियां हैं, उनको जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जाए, ऐसी मांग भी यहाँ की गई है। आगे फैसिलिटेट यूज ऑफ डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि डिजिटल कॉरेस्पॉन्डेंस, हम जिला सैनिक बोर्ड से डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फिर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचता है, वो चेंज का कार्रवाई होते होते 6 महीना 8 महीना साल भर भी लग जाता है। तो इसको डिजिटल तरीके से लागू करके जल्दी से जल्दी नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज का प्रावधान शुरू किया जाए, ऐसी मांग की गई है, जो कि दोस्तों एक अच्छी पहल है, एक स्वागत योग्य कदम है। ये ऑल इंडिया वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक कुमार जी द्वारा साइन किया गया है। ये लेटर MP8 को भेजा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कोर्ट का पेंशनर के हक में आदेश। जी हां, 1,76,750 का भुगतान का दिया आदेश, साथ ही 8% का ब्याज भी दे सरकार। जी हां, माननीय कोर्ट ने ये एक अच्छा आदेश दिया है कि क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन कम बेसिक पे लेकर फिक्स किया जाता है, या तो फिर पेंशन आते टाइम उनका पेंशन में से हैवी रिकवरी कर दिया जाता है। तो ऐसे पेंशनर्स के लिए ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप मिसाल के तौर पे लेके आप भी माननीय कोर्ट के सामने जा सकते हैं। चलिए कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं। दोस्तों, ये माननीय AFT लखनऊ का 3 दिसंबर 2024 का ये आदेश है, जो कि पेंशनर के हक में एक बड़ा आदेश है दोस्तों। जी हाँ, इस आदेश के तहत पेंशनर का ना सिर्फ पैसे वापस करने का आदेश भारत सरकार को दिया गया, बल्कि ब्याज भी भुगतान करने का आदेश दिया गया माननीय कोर्ट द्वारा। और ये मसला था दोस्तों, जब पेंशनर रिटायर हो रहे थे तो उनका जो बेसिक पे है वो कम करके बेसिक पेंशन फिक्स किया गया। यहाँ पर अगर आप 2 नंबर पैराग्राफ में देखेंगे तो उनका रिटायरमेंट 2022 जून में वो रिटायर हुए थे दोस्तों। तो उस समय में जब रिटायर हुए थे तो उनका बेसिक पे 53,600 था, लेकिन उनके PPO में 52,000 रुपए लेकर के उनका पेंशन फिक्स किया गया, जिस वजह से उनका पेमेंट में से जो पैसा उनको लमसम पेमेंट करना था, उसमें से 1,76,750 रुपए का रिकवरी भी कर दिया गया। ये देखिए, उसके बाद अब उन्होंने जब माननीय कोर्ट में केस डाला पेंशनर ने, तो इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने फाइनली जो जजमेंट दिया है वो पेंशनर के फेवर में है, और बेहद ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि रिकवरी के केस आए दिन बहुत सारे होते रहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव ओरिजिनल एप्लीकेशन इज पार्टली अलाउड। इसमें 2 रिक्वेस्ट थे, 2 में से एक माननीय कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और दूसरे के लिए दूसरा एक केस चल रहा है, उस पर छोड़ दिया। अब देखिए, 1,76,750 रुपए का भुगतान करने के लिए बोला है, और साथ ही साथ दोस्तों 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी भुगतान करने के लिए माननीय कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। और साथ ही साथ जो उनका बेसिक पे का मसला था, 52,000 के बजाय 53,600 के हिसाब से उनका बेसिक पे लेकर के नया PPO जारी करने का, तो वो एक केस चल रहा है, उस केस के डिसीजन के ऊपर माननीय कोर्ट ने छोड़ दिया है, जो कहीं ना कहीं पेंशनर के फेवर में जरूर फैसला आएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो बेसिक पे मिल रहा होता है उससे भी कम बेसिक पे लेकर के पेंशन फिक्स किया जाता है, जिस वजह से उनको रिकवरी भी देना पड़ता है और पेंशन में भी घाटा हो जाता है, डबल घाटा। तो अभी जिन पेंशनर के साथ ये हुआ है 1,76,750 रुपए, उनको अभी हो जाएगा डबल फायदा, क्योंकि उनका पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी आगे आने वाले समय में, और जो रिकवरी किया गया था उसका भुगतान 8% ब्याज के हिसाब से भी होने वाला है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट किन को मिलेगा? दोस्तों, मैं भी जून 2022 का रिटायरी हूं, तो क्या मुझे नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अब समझाता हूं। मेरा जो इंक्रीमेंट लगता था वो जनवरी में लगता था, तो जनवरी 2022 में मैं इंक्रीमेंट ले चुका हूं, तो अब जून 2022 में मैं रिटायर हो गया, तो जुलाई का जो इंक्रीमेंट है वो मुझे नहीं मिलेगा। मैं कोर्ट केस भी करूं तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे आदेश में माननीय कोर्ट ने इस बात को मेंशन किया है कि 1 साल पूरा होने के बाद ही मिल पाएगा नोशनल इंक्रीमेंट। तो इस वजह से आपका पिछला इंक्रीमेंट लिया हुआ अगर पूरा 1 साल हो चुका है और 1 दिन की कमी की वजह से आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तब जाकर के आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल सकता है, और वो भी
एज ऑफ नाउ नोशनल इंक्रीमेंट केवल उनको मिल रहा है जो कोर्ट केस करके, केस जीत करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। अदरवाइज ऑटोमेटिकली अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट को लागू नहीं किया गया है। हालांकि ये जो अभी विचाराधीन है, ये जो प्रपोजल है कि नोशनल इंक्रीमेंट सबको दिया जाए, बगैर कोर्ट केस वालों को भी दिया जाए, ये अभी विचाराधीन है सरकार में, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको लागू नहीं किया गया है। केवल कोर्ट केस करने वालों को ही नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।